हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रितिका, एमपीटी न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। सो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, और इसको हमने क्लासीफाई भी करा था कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं। अभी हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे पास प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको हमने देखा था मेनली दो टाइप्स में ये क्लासीफाई होते हैं। एक होते हैं स्पाइनल प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, एक होते हैं ब्रेन स्टेम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, और थर्ड हमने कॉर्टिकल वाले भी देखे थे। बट कॉर्टिकल वाले जो हैं वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के अंडर नहीं आते। ओके, ये आफ्टर प्रिमिटिव ये आते हैं, तो उसको हम इसके अंडर नहीं काउंट करते। मेनली जो टू टाइप्स इसमें क्लासीफाई होती हैं, एक होती है स्पाइनल, एक होती है ब्रेन स्टेम। अभी इस वीडियो के अंदर हम जो स्पाइनल प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है वो डिस्कस करेंगे कि इसके अंडर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं और इसको हम कैसे इन रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्पाइनल प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है ना, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, कि इसके बिहाइंड फिजियोलॉजी क्या है। ये मेनली बेस्ड होते हैं हमारे रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर। ओके, कि कोई भी स्पाइनल प्रिमिटिव रिफ्लेक्स अगर हम चेक करेंगे ना, तो उसके बिहाइंड हमारा रिफ्लेक्स आर्क सिस्टम बेस्ड है। कि जैसे हम इसको चेक करने के लिए कोई भी अगर स्टिमुलस देते हैं स्किन पे, तो वो हमारे एफरेंट इम्पल्सिस के थ्रू डोर्सल होर्न स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और इंटर न्यूरॉन्स पे साइनैप्स होके वो हमारे वेंट्रल रूट से एफरेंट इम्पल्सिस मसल्स को प्रोवाइड करके, और मसल में हमारी जो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगी आफ्टर एनी स्टिमुलस प्रोवाइडेड। ओके, इट मीन्स कोई भी हम अगर रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं ना, तो उसके बिहाइंड ये फिजियोलॉजी है, स्पाइनल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बिहाइंड। ये चीज़ याद रखना। अब ये होते क्या है, ये हमें पता है कि ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इंटीग्रेटेड एट स्पाइनल लेवल, और ये हमारे रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर बेस्ड है। अभी हम देखते हैं इसके अंडर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं स्पाइनल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के अंडर। एक होता है हमारे पास फ्लेक्शन विड्रॉल, क्रोस्ड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन थ्रस्ट, पॉजिटिव सपोर्टिंग, स्टेपिंग, पामर ग्रास्प एंड प्लांटर ग्रास्प। सो ये 7 रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आपको याद रखने हैं कि जो हमारे स्पाइनल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के अंडर जो है आते हैं। अभी इसमें ना एक चीज़ और याद रखना कि इसमें जो फर्स्ट 5 जो फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स हैं हमारे, ठीक है, फ्लेक्शन, क्रोज, ये स्टेपिंग तक जो फर्स्ट 5 हैं, ये मेनली ना हमें 2 मंथ्स तक ही देखने को मिलेंगे किसी इन्फेंट के अंदर। कि अगर आप नॉर्मल इन्फेंट के अंदर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की टेस्टिंग कर रहे हो तो 2 मंथ्स तक ही ये रिफ्लेक्सेस आपको दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। वाई? बिकॉज उसके बाद ये रिफ्लेक्सेस जो हैं डिसअपेयर हो जाते हैं। मीन्स अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग टाइमिंग है, बट अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स तक ही ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनकी डिसअपियरेंस स्टार्ट हो जाती है, और आगे चलते चलते यानी कि 10-12 जो मंथ में जाके ये जो है हमारे वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी जो पामर और प्लांटर है वो नहीं हमारे 2 मंथ्स तक, ये थोड़े ज़्यादा लाइक हमारे 9-12 मंथ्स के बाद ये डिसअपेयर होते हैं। ये आगे कैसे डिसअपेयर होते हैं हम ये आगे देख लेंगे। सो अभी हम एक एक रिफ्लेक्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा रिफ्लेक्स कौन सा होता है और ये इंटीग्रेट कैसे होता है। सो फर्स्ट रिफ्लेक्स इज फ्लेक्शन विड्रॉल रिफ्लेक्स। अभी ये कैसे इंटीग्रेट होता है ये हम सबसे पहले डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। कि सोल ऑफ द फीट पे जब ये नॉशियस स्टिमुलस कोई हम प्रोवाइड करेंगे बेबी की, ठीक है, इन्फेंट की, जब हम सोल ऑफ द फीट पे नॉशियस स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो बेबी एकदम से क्या करता है, अपनी हिप और नी को फ्लेक्स कर लेता है। यानी कि वो ये मेनली कौन, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वॉलंटरी नहीं हो रही। कि स्पाइनल कॉर्ड से हमारे, जैसे हमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा ना कि नॉशियस स्टिमुलस है कि ये कोई हार्म ना करे, तो प्रोटेक्शन के लिए ये जो है बेबी की हिप और नी जो है एकदम से फ्लेक्स हो जाती है। अभी हमने लास्ट वीडियो में जैसे पढ़ा था कि कोई भी इनवॉलंटरी जो है वो वॉलंटरी में जो है कन्वर्ट होता ही होता है, ठीक है। अभी ये तो इनवॉलंटरी है, अभी इसका वॉलंटरी में क्या काम, ठीक है। एडल्ट में फॉर एग्जांपल ये वाला जो रिफ्लेक्स है, फॉर एग्जांपल हम बेयर फुट कहीं चल रहे हैं और एक कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो है हमारे पैर के नीचे आ गया, तो वो शार्प ऑब्जेक्ट पे हम फिर क्या करेंगे, एकदम से पैर को ऊपर उठाएंगे। उससे हो क्या रहा है, हमारी हिप और नी की दोनों की जो है फ्लेक्शन हो रही है। तो जब हमारी हिप और नी की फ्लेक्शन हो रही है तो वो यही रिफ्लेक्स था कि इन्फेंट में ये रिफ्लेक्स था, और जब हम वॉलंटरली उस पेनफुल जो नॉशियस स्टिमुलस है हम वॉलंटरीली कर रहे हैं, वो हम खुद कर रहे हैं, बट ये खुद नहीं कर रहे, ये इनवॉलंटरली ये स्पाइनल कॉर्ड करवा रही थी इस टाइम में। अभी इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जो भी हमने डिस्कस करा। अभी स्टिमुलस क्या होएगा इसके ऊपर, नॉशियस स्टिमुलस टू दी सोल, और रेस्पॉन्स भी हमने देख लिया, रैपिड फ्लेक्शन होएगी हिप नी की, विड्रॉ करेगा जो है बेबी लिम्ब को विड्रॉ करेगा। नॉर्मल डिसअपेयरेंस हमने पहले डिस्कस कर लिया, 2 मंथ्स। इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलती है नॉशियस स्टिमुलस से। ओके,
क्योंकि अभी अगर नोशियस स्टिमुलस आ रहा है तो बेबी खुद तो वॉलंटरली कुछ कर नहीं ना पा रहा, तो उसके बिहाइंड कोई मैकेनिज्म होएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड उसकी हेल्प कर रही है कि ये जो पेनफुल स्टिमुलस से उसको बचा रही है। टेस्टिंग कैसे करते हैं, जेंटल स्टिमुलस ये भी देख लिया, ब्रिस्क लिम्ब फ्लेक्शन होएगी। अब एक चीज़ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरिफेरल नर्व इंजरी हो रही है, ओके, सो एट द टाइम ऑफ द बर्थ कोई भी इंजरी हो चुकी है मान लो इन्फेंट के अंदर, तो पेरिफेरल नर्व अगर नहीं काम कर रही, सेंसेशन नहीं जा रही, तो वो ये रिफ्लेक्स हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें इससे थोड़ा सा वो पता लग सकता है कि हो सकता है अगर ये रिफ्लेक्स 2 मंथ्स तक नहीं आ रहा, तो उसको हो सकता है कोई पेरिफेरल नर्व इंजरी हो, एट द टाइम ऑफ द बर्थ कुछ हो गया हो, या बाद में कोई इंजरी हो गई हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ये रिफ्लेक्स डन हो गया। इसी तरह से हम एक एक रिफ्लेक्स पढ़ते हैं। अभी जो सेकंड रिफ्लेक्स है वो है हमारे पास क्लोज्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स। ओके, अभी इसको भी पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। अभी एक चीज़ याद रखना, ये जो क्लोज्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स है ना, ये फ्लेक्शन विड्रॉल के साथ साथ ही चलता है। ये दोनों रिफ्लेक्स इकट्ठे चलते हैं। कैसे? क्रोज जैसे फ्लेक्शन विड्रॉल में क्या हो रहा था, इसमें भी क्या करा है थेरेपिस्ट ने, यहाँ पे नोशियस स्टिमुलस दिया पैर पे, तो जैसी नोशियस स्टिमुलस दिया हिप और नी फ्लेक्स होगी इनवॉलंटरीली। ओके, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो ऑपोजिट साइड है ना उसकी कंप्लीट एक्सटेंशन हो रही है। ऑपोजिट साइड की हिप और नी की एकदम से एक्सटेंशन हो रही है, ये भी इनवॉलंटरीली होता है। मीन्स ये दोनों रिफ्लेक्स साथ साथ काम करते हैं। ये दोनों रिफ्लेक्स हम एक साथ चेक कर सकते हैं। ये एक साइड हो रहा है हमारा फ्लेक्शन विड्रॉल, दूसरी साइड हो रहा है हमारा क्लोज्ड एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होता है, ये रिफ्लेक्स क्यों ज़रूरी है, इसका स्टिमुलस जैसे हमने देखा नॉशियस स्टिमुलस जो है एक लिम्ब पे दो और ऑपोजिट लिम्ब इन वेट बेरिंग। अब इसमें वेट बेरिंग का क्या मतलब है, वेट बेरिंग का मतलब है कि ऑपोजिट लिम्ब जो है वो कंप्लीट एक्सटेंशन में चलेगी। अब इसका क्या हेल्प है भाई, वो क्यों कंप्लीट एक्सटेंशन में जा रही है, वो इसीलिए कंप्लीट एक्सटेंशन में जा रही है ताकि एक बॉडी को एक पोस्चर, एक बैलेंस जो है बॉडी का मेंटेन हो सके। अगर एक साइड फ्लेक्शन में जा रही है, दूसरी साइड एक्सटेंशन में ज़रूरी। अब फॉर एग्जांपल इसको ऐसे याद रखो कि एडल्ट में हमारे पैर में कुछ, जैसे पहले एग्जांपल दी हमने, कोई शार्प ऑब्जेक्ट कोई लग रहा है, तो हम एक पैर की जो है उसी पैर जहाँ पे वो लग रहा है उसी पैर की हम फ्लेक्शन कर लेते हैं। अब दूसरी पैर को थोड़ी उठा लेते हैं, दूसरा पैर तो हमारा कंप्लीट उल्टा दूसरी पैर की ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है एक्सटेंशन में, ताकि हम अपनी बॉडी को खड़े खड़े एक पोस्चर में और एक बैलेंस में भी तो मेंटेन कर पाए ना। तो इसको उस एग्जांपल से ऐसे समझो। तो इसमें ऑपोजिट लिम्ब इज़ वेट बेरिंग का मतलब यही है कि ऑपोजिट लिम्ब जो है वो पोस्चर और हमारी बैलेंस मेंटेन करने में लगी हुई है, कि बॉडी का पोस्चर और बैलेंस भी तो मेंटेन होना चाहिए। तो ये क्रॉस एक्सटेंशन रिफ्लेक्स है। अभी रिस्पॉन्स क्या आएगा वो भी हमने देख लिया, स्टिमुलेटेड साइड विड्रॉ हो जाएगी और ऑपोजिट साइड एक्सटेंड हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो मीन्स दोनों रिफ्लेक्स ओके हैं हमारे, फ्लेक्शन विड्रॉल भी चेक हो गया, क्रॉस एक्सटेंशन भी चेक हो गया। डिसअपेरेंस का हमने पहले देख लिया। फंक्शन क्या होता है अभी मैंने बताया, पोस्टरल सपोर्ट प्रोवाइड करना सो दैट बॉडी कैन विड्रॉ। एक लिम्ब तो विड्रॉ हो चुकी है, दूसरी लिम्ब में पोस्चर बैलेंस मेंटेन हो रहा है। टेस्टिंग कैसे करनी है, वन लिम्ब स्टिमुलेट जो करी है वो विड्रॉ हो जाएगी, दूसरी लिम्ब हमारी ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन में चली जाएगी, कॉन्ट्रालेटरल लेग। ओके, सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि दिस रिफ्लेक्स वर्क टुगेदर विद द फ्लेक्शन विड्रॉल रिफ्लेक्स। अगर मान लो कोई एब्सेंट है, कोई एसिमेट्री है, इट मीन्स कोई पेरिफेरल लीजन हो सकती है। सो अब हम नेक्स्ट रिफ्लेक्स देखते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है हमारे पास एक्सटेंशन थ्रस्ट रिफ्लेक्स। अभी इसमें क्या होता है, पहले इसको भी डायग्राम से समझो। एक्सटेंशन थ्रस्ट रिफ्लेक्स में क्या होता है, थेरेपिस्ट जो है सोल पे ना, जो सोल है फीट की, वहाँ पे एक फर्म प्रेशर जनरेट करेगा। ओके, सोल पे एकदम से उसने फर्म प्रेशर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मान लो ये फर्म प्रेशर लगा दिया, और जैसे ही वो फर्म प्रेशर लगाया ना, तो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स क्या आया, एकदम से एक्सटेंशन होगी हिप और नी की। बेबी जो है वो पुश करने की ट्राई करेगा, जो फर्म प्रेशर है उसको एकदम से पुश करने की ट्राई करेगा, इनवॉलंटरीली हिप और नी की जो एक्सटेंशन होगी। अब इस रिफ्लेक्स की क्या सिग्निफिकेंस है, ये रिफ्लेक्स हमारा, इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये रिफ्लेक्स हमारा मेनली वेट बेयरिंग में हेल्प करता है। वेट बेयरिंग में इट मीन्स जो इन्फेंट है, मान लो जैसे हम उसकी जैसे स्टैंडिंग स्टार्ट होती है, जैसे वो हम थोड़ी बहुत स्टैंडिंग करना स्टार्ट करता है, तो एकदम से फ्लोर का प्रेशर भी तो ऐसे ही आएगा ना, फ्लोर का प्रेशर भी फर्म प्रेशर आएगा सोल पे, तो वो एकदम से फिर उसकी एक्सटेंशन होएगी हिप और नी की। अगर एक्सटेंशन ज़रूरी है, फ्लेक्शन होएगी तो वो वेट बेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो अगर एक्सटेंशन होएगी तभी उसकी वेट बेयरिंग हो रही है ना, तभी आगे चल के उसकी स्टैंडिंग होएगी, तभी वॉकिंग होएगी। तो ये रिफ्लेक्स इसके लिए ज़रूरी है। अभी इसके थ्योरेटिकल पार्ट देख लो
कि इसमें क्या है, सेम स्टिमुलस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्म प्रेशर ऑन दी सोल, रिस्पॉन्स क्या आएगा, एकदम से पुश ऑफ, स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन होएगी, ये भी डिसअपियर, हम पहले डिस्कस करें 1 to 2 months। फंक्शन क्या होता है इसका, अर्ली स्टेपिंग, जैसे मैंने अभी बोला अर्ली स्टेपिंग मीन्स जैसे ही सोल ऑफ द फीट फ्लोर के साथ टच होएगी तो उसकी एक्सटेंशन होना ज़रूरी है, तब भी वो स्टैंडिंग कर पाएगा, तभी आगे स्टेपिंग कर पाएगा। ओके, एंड इसकी टेस्टिंग क्या होती है, हमने प्रेशर अप्लाई करा सोल पे और एक्सटेंशन रिस्पॉन्स आया। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये हो सकती है इसकी, मान लो अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में हो रहा है, ये वाला जो रिफ्लेक्स है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है, उसमें क्या होएगा, फिर एक्सेसिव भी हमारे एक्सटेंशन थ्रस्ट रिस्पॉन्स आएगा। अगर वो एक्सेसिव आ रहा है तो मीन्स एक्सटेंसर की हाइपरटोनिसिटी हो सकती है, अभी उसको हर चीज़ करने में डिफ़िकल्टी आएगी, उसको मेनली जो है स्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी आएगी। जो इन्फेंट जो है वो आगे चल के अगर उसको स्टैंडिंग करनी है तो उसको स्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइपरटोनिसिटी भी नहीं होनी चाहिए ना एक्सटेंसर की कि वो स्टैंडिंग ना कर पाए। सो लास्ट ये पॉइंट याद रखना, एक्सटेंशन थ्रस्ट जो है प्रोवाइड द अर्लीस्ट वेट बेरिंग एक्सपीरियंस इन इन्फेंसी। जो अर्लीस्ट वेट बेरिंग एक्सपीरियंस होता है ना इन्फेंसी में, जो आगे चल के कॉर्टिकल मैच्योरिटी होएगी, आगे चल के वो स्टैंडिंग वॉकिंग करेगा, तो अर्लीस्ट जो होता है वो हमारा होता है वेट बेरिंग एक्सपीरियंस थ्रू दिस रिफ्लेक्स। वो क्या है, एक्सटेंशन थ्रस्ट रिफ्लेक्स। अभी नेक्स्ट रिफ्लेक्स हम डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स। अभी ये पॉजिटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स क्या है, अभी इसको पहले डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी हम इन्फेंट को, बेबी को ऊपर से होल्ड करके उसके फीट को जो है मींस ग्राउंड से टच करवाएंगे ना, उसकी सोल ऑफ द फीट को नीचे जब टच करवाएंगे तो एकदम से वो क्या करेगा, एक्सटेंसर रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा कि इनवॉलंटरीली एक्सटेंशन हो जाएगी हिप की, नी की, यानी कि पूरी लोअर लिम्ब की उसकी एक्सटेंशन होएगी, और वो वेट जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करता है कि इससे आगे चल के जो है वॉलंटरीली वेट एक्सेप्टेंस हो सके। और जैसे हमने लास्ट रिफ्लेक्स में पढ़ा कि उसकी स्टैंडिंग मेनली हो सकते। अभी ना इन दोनों रिफ्लेक्स में बहुत सारी वैसे तो सिमिलैरिटीज़ हैं कि ये रिफ्लेक्स भी जब हम देखते हैं एक्सटेंशन थ्रस्ट रिफ्लेक्स, मेनली इसमें डिफरेंस क्या है कि हम इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। इसकी टेस्टिंग सुपाइन लाइन में, इसमें पुश ऑफ, इसमें ज़्यादा पुश ऑफ देखने को मिलता है, बट हो इसमें भी एक्सटेंशन रही है। और इसमें हम स्टैंडिंग में इसको चेक करते हैं कि इन्फेंट को मीन्स की होल्ड करके उसकी सोल ऑफ द फीट को ग्राउंड से टच करवा के, और हो इसमें भी एक्सटेंशन रही है। मीन्स एट दी एंड ये दोनों हेल्प एक ही चीज़ में कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं हमारी वेट एक्सेप्टेंस में हेल्प करते हैं। ये दोनों ही हमारी आगे चल के स्टैंडिंग में हेल्प करते हैं ताकि वेट बेयर हो पाए और जो बेबी जो है वो आगे चल के स्टैंडिंग कर पाए। अभी इसके भी हम थ्योरी थोड़ी सी देखते हैं। पॉजिटिव सपोर्टिंग प्राइमरीली ये स्टैंडिंग के लिए होता है, ऊपर वाला भी होता है बट ये प्राइमरीली होता है, उसका बस टेस्टिंग करने का तरीका उसको थोड़ा सा डिफरेंट है। अब पॉजिटिव सपोर्टिंग में क्या होता है, इसमें स्टिमुलस क्या होता है, सेम कॉन्टैक्ट ऑफ दी सोल को फ्लैट सरफेस से हम लेके आते हैं, रिस्पॉन्स एकदम से एक्सटेंशन हो जाती है लेग्स की, सम टाइम्स हिप अबडक्शन भी देखने को मिलेगी आपको। डिसअपीयरेंस हम देख चुके 2 to 3 months। फंक्शन क्या होता है इसमें, फंक्शन ध्यान से देखो, प्रिपेयर्स द इन्फेंट फॉर सपोर्टेड स्टैंडिंग एंड अर्ली वेट एक्सेप्टेंस। ओके, ये तो इसकी आ गई। अभी ऊपर वाले की भी हमने ये लाइन पढ़ी थी कि जो एक्सटेंशन थ्रस्ट होता है वो प्रोवाइड करता है अर्लीस्ट वेट बेरिंग एक्सपीरियंस। मीन्स ये दोनों एट दी एंड काम इनका सेम ही है, बट इसको चेक करने का तरीका, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को चेक करने का तरीका तो इन्होंने अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, होल्ड द इन्फेंट अपराइट, फर्म सरफेस पे उसके फीट को टच करवाओ और हमें रिजिड एक्सटेंशन देखने को मिलेगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सेम एज बिफोर, अगर ये परसिस्ट रह गया तो एक्सटेंसर की स्पासिसिटी देखने को मिल सकती है। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमारा रिफ्लेक्स है वो है हमारे पास स्टेपिंग रिफ्लेक्स। अभी ये जो स्टेपिंग रिफ्लेक्स है ना, इसकी कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं पॉजिटिव सपोर्टिंग के साथ और डिफरेंस भी है। अभी ये हम पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इसको कंफ्यूज मत करना कि जो हमारे पास पॉजिटिव सपोर्टिंग रिफ्लेक्स है और एक हमारे पास है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। अब इन दोनों में मेन सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों चेक एक ही तरीके से होते हैं कि इसमें जो सोल है उसको ग्राउंड से कह लो या फ्लैट सरफेस से टच करवाया जाता है। ठीक है, जो थेरेपिस्ट है वो सोल को फ्लैट सरफेस से नीचे बेबी को होल्ड करके वो फ्लैट सरफेस से टच करवा रहा है। अब आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या है, कि पता कैसे चलेगा अगर कौन सा पॉजिटिव सपोर्टिंग आएगा या कौन सा स्टेपिंग आएगा। अब इसमें डिफरेंस ये है
कि जो हमारा पॉजिटिव सपोर्टिंग है ना, इसमें जो है थेरेपिस्ट ने इन्फेंट को जस्ट ग्राउंड से टच करवाना है इन अ अपराइट मैनर। ओके, जो उसका सोल है उसको सिर्फ ग्राउंड से टच करवाना है इन अ अपराइट। इसमें कुछ मतलब बेबी को आगे नहीं करना या पीछे नहीं करना, इसमें एकदम अपराइट मैनर में उसके पैर को एकदम सीधा पकड़ के और वर्टिकली जो है नीचे को टच करवाना है। और इससे जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा पॉजिटिव सपोर्टिंग वाला रिस्पॉन्स, यानी कि उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी, यानी कि जो लिम्स है उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। अब जो स्टेपिंग रिफ्लेक्स है इसमें क्या होएगा, इसमें थेरेपिस्ट ने क्या करना है, इन्फेंट को पहले तो होल्ड करना है ऊपर से, ठीक है, और उसको आगे को फॉरवर्ड मैनर में वो थोड़ा लेके जाएगा। ओके, इसमें हमने क्या बात करी थी, एकदम अपराइट वर्टिकली टच करवाने हैं पैर, इसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड मैनर में उसको पुश करना है कि एकदम से पैर टच करवाए और थोड़ा सा उसको फॉरवर्डली जो बेबी को है उसको आगे को ऐसे पुश करा, मीन्स कि थोड़ा सा इसको ऐसे ये पुश करा और ये पैर पीछे हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका स्टेपिंग रिस्पॉन्स। इट मीन्स थेरेपिस्ट ने होल्ड करा हुआ है, ये करा और आगे को उसने थोड़ा सा ऐसे आगे को पुश करा और एकदम से बेबी क्या है स्टेप करने की ट्राई करेगा, आगे को स्टेप लेने की ट्राई करेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव सपोर्टिंग एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स। अभी इन दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना। ओके, अभी इसका थ्योरी देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको ऑटोमेटिक वॉकिंग भी बोलते हैं कि एकदम वर्टिकल कराया और फॉरवर्ड को पुश करा। स्टिमुलस क्या होएगा, वर्टिकल सस्पेंशन विद द फीट कॉन्टैक्टिंग द सरफेस। ओके, ये आगे आएगा, अभी फॉरवर्ड जब पुश करना है ये आगे आएगा। ऑल्टरनेटिंग इसमें स्टेपिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी, बेबी चलने को ट्राई करेगा कि जैसे वॉक करता है ना तो वो आगे को फॉरवर्ड स्टेप लेने की कोशिश करेगा। डिसअपेरेंस 2 मंथ्स। फंक्शन क्या है, अर्ली पैटर्निंग ऑफ वॉकिंग, कि अर्ली वॉकिंग में ये हेल्प करता है। टेस्टिंग कैसे होती है, होल्ड इन्फेंट अपराइट विद फीट टचिंग अ सरफेस। अब इसको ध्यान से देखना, इनक्लाइन फॉरवर्ड स्लाइटली, कि इन्फेंट को जो है थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसको फॉरवर्डली थोड़ा सा बेंड करेगा, इंक्लाइन करेगा, तो उसमें हमें जो ऑब्जर्व होएगा दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग स्टेपिंग। तो ये दो रिफ्लेक्सेस में जो है डिफरेंस है कि पॉजिटिव सपोर्टिंग कैसे चेक करते हैं और ये वाला कैसे चेक करते हैं। अब इसकी मेनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, परसिस्टेंस में इंडिकेट स्टीरियोटाइप्ड मोटर पैटर्न्स। अगर मान लो ये रिफ्लेक्स परसिस्ट रह जाता है, जो हमारा स्टेपिंग रिफ्लेक्स है, तो ये जो है स्टीरियोटाइप्ड मोटर पैटर्न्स देगा। स्टीरियोटाइप मोटर पैटर्न्स का क्या मतलब है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मान लो इसके बाद क्या है, ज़रूरी नहीं है ये स्टेपिंग जो है हमेशा परसिस्ट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बेबी स्टैंडिंग करेगा, फिर वॉकिंग करेगा, वो अपनी वॉलंटरी मूवमेंट्स में भी आएगा। अगर मान लो ये परसिस्ट रह जाता है तो जब भी उसका जो फीट है वो सोल के साथ टच होएगा ना तो वो स्टीरियोटाइप ही करेगा, यानी कि बार बार सेम। तो इनवॉलंटरी, इसका क्या मतलब होता है, इनवॉलंटरी स्टेपिंग रिएक्शन होएगी उसकी, स्टेपिंग रिएक्शन। कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर बेबी जो है वो खड़ा है, उसको पता है कब स्टैंडिंग करनी है, कब वॉकिंग करनी है, बट मान लो ये रिफ्लेक्स परसिस्ट रह गया तो क्या होगा, जब भी उसका पैर जो है टच करेगा वो इनवॉलंटरी स्टेपिंग रिएक्शन कर ही जाएगा, यानी कि फॉरवर्डली जो है ये जो रिफ्लेक्स है उसका आता जाएगा। इसको हम बोल देते हैं स्टीरियोटाइप्ड मोटर पैटर्न, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि आफ्टर 2 मंथ्स ये डिसअपीयर हो जाएगा और वो नहीं रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लास्ट डिस्कस करते हैं, ये तो अभी इजीली आपको समझ आ जाएगा, पामर ग्रास रिफ्लेक्स और प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स। ये मेनली क्यों होता है, हमारी जो जो चीज़ें पामर ग्रास पे होता है होल्डिंग दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, जैसे ही हम प्रेशर देते हैं ना पाम पे, यानी कि इसको वैसे चेक करा जाता है, जो लिटिल फिंगर होती है ना, थेरेपिस्ट लिटिल फिंगर को एकदम से बेबी की यहाँ से अल्नर, ये जैसे इंडेक्स फिंगर है ना, अगर हम लिटिल फिंगर को इंडेक्स यहाँ पे अल्नर साइड से ऐसे अंदर को मतलब फिंगर को होल्ड करवाएंगे ना तो एकदम से वो ग्रास्प कर लेगा, जो फिंगर है बेबी जो है उसको ग्रास्प कर लेगा, तो इसको हम बोलते हैं पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, फिंगर की फ्लेक्शन हो रही है। ओके, अब जो प्लांटर ग्रास्प है, ऐसे ही प्लांटर ग्रास्प क्या होते हैं, इसमें बॉल ऑफ द फीट पे ऐसे एकदम से फिंगर से प्रेशर देना है तो वो सारे टोज को जो है वो फ्लेक्स कर लेगा। ओके, सारे टोज को फ्लेक्स करेगा, इसको हम बोल देते हैं प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ओके, अभी ये जो दोनों रिफ्लेक्स है ना, जैसे कि हमारे पास जो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रास्पिंग एक्टिविटी, कि आगे चल के बेबी
जो चीज़ें ग्रास्प करता है, तो उसके लिए हमारे पास जो पामर ग्रास रिफ्लेक्स है वो ज़रूरी होना चाहिए। अभी जो प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स है ये क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जब वेट बेयरिंग होती है, कि जब हमारी वेट बेयरिंग होती है तो उस टाइम में जब हमारी सोल ऑफ द फीट ग्राउंड से टच होती है, ठीक है, तो तभी जो हमारा रिफ्लेक्स हेल्प करता है वो प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है। कि जो हमारी इंट्रिंसिक फुट मसल्स हैं, हमारी इंट्रिंसिक फुट मसल्स यही ग्रास्प से हमारी एक्टिवेट होती हैं। जो टो फ्लेक्शन है, जो फुट स्टेबिलिटी आएगी जब हम वेट बेरे कर रहे हैं, जब वॉक कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, तो वो इसी ग्रास्प पे आएगी, ठीक है। अब ये डिसअपेरेंस का इनका टाइम क्या होता है, जो हमारा प्लांटर ग्रास्प है वो 3 to 4 मंथ्स में डिसअपेयर हो जाता है, जो हमारा पामर 3 to 4 मंथ्स में, और जो प्लांटर है वो 9 to 12 मंथ्स में डिसअपेयर होता है। क्यों? क्योंकि 9 to 12 मंथ्स में बेबी जो है वो वॉक करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना 1 साल में जो बेबी है वॉक करना स्टार्ट करता है, तो जब वो वॉक करना स्टार्ट करता है तो उस टाइम के बाद ये जो रिफ्लेक्स है वो डिसअपेयर होता है, तो तब तक ये जो रिफ्लेक्स है वो रहता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रेन स्टेम के कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं। इसमें हमने स्पाइनल के सारे डिस्कस करे हैं, ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।